नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के ISBT ट्रांसपोर्ट नगर लालपुर के आसपास यात्रियों और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। उन्होंने लोगों के पास गए, उनकी समस्याओं को जाना। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री देर शाम अधिकारियों के साथ अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने निकले। किए हैं और दिशा निर्देश देने का काम उनके द्वारा किया गया है। ठंड से किस तरह से राहत दी जाए, MBD को देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी और ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो जनपदों में भी चलाए जाएंगे। वहीं अल्मोड़ा में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा की जिला प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में नगर निगम के मेयर पद और पार्षद के पद दावेदार भी शामिल हुए। जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के लिए जरूरी टिप्स दिए। इसके साथ ही बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और जीत सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करने की अपील की। का लक्ष्य है, चेहरा कोई भी हो, हमारा जो प्रत्याशी है कमल का फूल है। सब कार्यकर्ता यही तय कर रहे हैं और जो कई समय से हम यहाँ पर जो नहीं जीत पाए हैं, सब कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि इस बार हमें भारी बहुमत से जीतना है। हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, धामी जी जैसा युवा नेतृत्व है और उन्होंने अभी अभी नगर निगम घोषित भी करा है। और हमारे समस्त वरिष्ठ जन, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे पूर्व विधायक गण, सभी लोगों ने यह सोचा है कि इस बार हम जो अल्मोड़ा नगर निगम है भारी मतों से जिताएंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अधिकतम उम्मीदवारों का होना है दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए अधिकतम कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि सरकार जो भू अध्यादेश ला रही है उसका एजेंडा किसानों और जनता को स्पष्ट करे। इसके अलावा किसानों के 2 साल के बिजली बिल को माफ किया जाए। वहीं उन्होंने गन्ने की फसल के भुगतान को 500 रुपए प्रति क्विंटल कराने की मांग की। पहली मांग तो यही है कि जो भू अध्यादेश लाया जा रहा है उत्तराखंड में, पहले स्पष्टीकरण तो दें वो क्या करना चाहते हैं। फिर दूसरी जो राय लेते हैं, अभी बाजपुर में भी 2 दिन पहले राय ली गई। किसी को बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया, बीजेपी के पार्टी के लोगों को बुलाया गया। आपने राय लेनी है जनता के बीच में लीजिए, किसानों के बीच में लीजिए। मैं भी स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे तक सूचित नहीं किया गया, किसी पक्ष के किसी को नहीं सूचित किया गया, किसी किसान को सूचित नहीं किया गया। और दूसरा हम कहते हैं कि कोई भी अगर स्टेट खुशहाल होती है या कंट्री खुशहाल होती है, हम एक तो ये कहते हैं कि बाहर का बिजनेसमैन यहाँ आए, पैसा लगाए। अभी भू अध्यादेश चालू भी नहीं हुआ, लागू भी नहीं हुआ, अभी ब्रेकें लगे सबकी। पहली मांग बाजपुर के किसानों के जो 20 गांवों का मामला चल रहा है उसके निस्तारण की बात कही है और बिजली के बिलों को माफ करने की बात कही है। बहुत सारे मुद्दे, भू अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, नए इंडस्ट्री घोषित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के बहुत यशस्वी नेता और अनुभवी नेता माननीय श्री यशपाल आर्य जी विधानसभा में बैठते हैं, आपके साथ विपक्ष के नेता हैं, आप उनके साथ सारे प्रारूप तय कीजिए जो अध्यादेश आप लाना चाहते हैं। हमारे भुवन कापड़ी जी हमारे उप नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक गण है हमारे विधानसभा में, आप उनके साथ बात कीजिए। बाजपुर के किसानों। वहीं देहरादून में HDFC बैंक ने प्रगति सेविंग अकाउंट का अनावरण किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर HDFC बैंक की ग्रुप हेड स्मिता भगत ने कहा कि HDFC बैंक की ब्रांच 60% ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसका सीधा लाभ गांव और छोटे शहरों के लोगों को मिल रहा है। वहीं HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शरद ने कहा कि प्रगति सेविंग अकाउंट से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा।
60% ब्रांचेस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, हमारे 173 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और करीब 1500 बैंकिंग फैसिलिटेटर सारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, और ज़्यादा करके रूरल एरियाज में। इन्हीं रूरल एरियाज में सारी जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोन्स हैं, सारे इन्वेस्टमेंट की सुविधा, ये सब रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी HDFC बैंक के साथ नमन इनिशिएटिव चालू किया है पेंशनर्स के लिए, जो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे लोग आर्मी, डिफेंस फोर्सेस वगैरह में जाते हैं, उनको बैंकिंग सुविधा उनके गांवों में उपलब्ध नहीं होती है। तो अभी नमन चालू इनिशिएटिव आर्मी के साथ चालू किया, उसके द्वारा हम उनको भी सुविधाएं प्राप्त कराएं। प्रगति जो हमने सेविंग खाता चालू किया है, ये लार्जली हमने बेसिकली छोटे शहरों और गांव के लिए चालू किया है। तो इसमें जितने आपके किसान भाई हो गए, चाहे हमारे एनिमल होगा। इस दौरान चेयरपर्सन ने ये भी कहा कि उनकी ज्यादातर ब्रांचेस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ होता है। वहीं प्रदेश में निकायों में आरक्षण पर महामहिम राज्यपाल ने अध्यादेश पास कर दिया है। अब सरकार चुनाव कराने में निकायों को लेकर कांग्रेस ने फिर से एक बार राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस और प्रदेश की जनता 6 महीने से चुनाव का इंतजार कर रही है, लेकिन राज्य सरकार बार बार झूठ बोलती रही है। भाजपा के प्रति जनता में आक्रोश है, इसीलिए चुनाव कराने से भाजपा सरकार डर रही है। पिछले 6 महीने से निकाय चुनाव का इंतजार कर रही है, पंचायत चुनाव होने का इंतजार कर रही है। हमारे पार्षद, प्रत्याशी हों, हमारे कार्यकर्ता हों, लगातार जनता के सुख दुख में, उनके कष्ट पीड़ाओं में उनके बीच में बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ कर रखा है। बार बार सुगबुगाहट होती है कि निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद ढाक के 3 पात। तो अभी भी मुझे विश्वास तो बिल्कुल नहीं है कि ये निकट भविष्य में चुनाव कराएंगे, क्योंकि अभी भी स्थानीय जनता में आक्रोश है। और इन्होंने जिस तरह से न छात्र संघ चुनाव होने दिए, न निकाय चुनाव को 1 साल हो गया है उसके कार्यकाल को, आप रैन बसेरों की हालत देख लीजिए कि कोई हमारे पास मेयर नहीं, कोई पार्षद नहीं। तो इस कड़ाके की सर्द ठंड में जनता को उसके हाल पर बेहाल छोड़ दिया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदेश के कई संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च देहरादून में भी निकाला गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मार्च बांग्लादेश सरकार के साथ भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता, अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयां वहां हो रही हैं वहां के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहां के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख ना करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली ना निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है।
बिल्कुल हम उस काम की निंदा करते हैं कि वहां हिंदू समुदाय के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है या हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये आक्रोश रैली की गूंज दिल्ली दरबार तक नहीं पहुंच रही है क्या? मोदी सरकार में इतना दम नहीं है क्या कि बांग्लादेश पर दबाव डालकर हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को रोक सके? ये आक्रोश। खबरों में आगे रुक करते हैं काशीपुर का, जहां सनातन धर्म के लोगों ने रामलीला परिसर से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हुए एसडीएम अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक हमले किए जा रहे हैं। वहीं सनातन धर्म के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां के हिंदू लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि शीघ्र हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा की जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसका असर अब देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई अन्य जगहों पर भी हिंदुओं ने आक्रोश रैली निकाली और सरकार से मांग की है कि वहां बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जाए। कितना आक्रोश अब हिंदुओं में धीरे धीरे पनप रहा है और इस आक्रोश को बांग्लादेश को, यूएनओ को, हमारी सरकार को उनको समझकर और इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो है अगर बांग्लादेश में ये अत्याचार नहीं रुके तो इसकी जो जिम्मेदार है वो यूएनओ होगी और बांग्लादेश की सरकार होगी और इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है और जो बांग्लादेश का खाना पीना है या जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई वो भारत से होती है और भारत से जाने का मतलब यह है कि अगर भारत इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा देगा तो बांग्लादेश को जो है वो अपना जीवन यापन करना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो हमारा बांग्लादेश की सरकार से निवेदन है कि इस काम को तुरंत रोकें। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू समाज जो वहाँ अल्पसंख्यक उस पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, अमानवीय घटनाएं की जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्था पर लगातार चोट की जा रही है। उन कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में आज काशीपुर में मानवाधिकार मंच के बैनर तले आज समस्त हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सारा समाज यहाँ एकत्र हुआ है और इस आक्रोश रैली के माध्यम से हमने बांग्लादेश में रहने वाली अपने हिंदू समाज को एक संदेश दिया है। अल्मोड़ा के मोहन वन क्षेत्र में 17 दिसंबर से मोहन वन सफारी शुरू होने जा रही है। ये सफारी पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरण और कई प्रजातियों के पक्षी साथ ही प्राकृतिक आवास में देखने को मौका मिलेगा। बता दें कि डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि जोरों शोरों से सफारी की तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वन विभाग की आय में भी बढ़ोतरी के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जनपद में एक नवीन पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें मोहान वन क्षेत्र के अंतर्गत मोहान क्षेत्र में मोहान सफारी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय वन मंत्री जी के द्वारा किया जाना है। इसकी तैयारियां विभाग स्तर पर की जा रही हैं और संभवतः 17 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। रामनगर कार्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब पर्यटक पार्क प्रशासन द्वारा जंगल के बीच वनों और वन्य जीवों की निगरानी के लिए बनाए गए वाच टावरों से वनों और वन्य जीवों के निहार सकेंगे। शासन से भी पार्क प्रशासन को अनुमति मिल चुकी है। साथ ही निदेशक डॉक्टर साकेत बटोला ने बताया कि हमारे द्वारा इन वॉच टावरों को गाइडलाइन के अनुसार पुनः शुरू किया जा रहा है, जहां से पर्यटक जंगल और वन्य जीवों का शांत माहौल में लुत्फ उठा सकेंगे। खबरी है हम लोगों के लिए और खासतौर से पर्यटकों के लिए, क्योंकि वॉच टावर पर जाना एक अलग अनुभव होता है
और वहां से नजरिया बदल जाता है जंगल को देखने का। और इनका जो पूर्व में था लोगों को जाने की इस पर अनुमति होती थी, फिर उसके बाद एक दुर्घटना के कारण ये बंद कर दिया गया था। और हमें काफी समय से इस पर मांग उठा रहे थे विभाग से कि भाई वो वॉच टावर पुनः पर्यटकों के लिए खोले जाएं। और मुझे लगता है कि इससे जो आने वाले पर्यटक हैं वो एक अलग दृष्टिकोण से जो है जंगल को देख पाएंगे। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अल्मोड़ा में राज्य सरकार की राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत 240 पशुपालकों को 5 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इस योजना में 90% ब्याज सब्सिडी का लाभ पशुपालकों को दिया जा रहा है। बता दें कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश अग्रवाल ने बताया कि विभाग अब तक 40 लाख रुपए का ब्याज दे चुका है। मार्च 2025 तक 375 लाभार्थियों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के रूप में प्रदेश में लागू है। और इस योजना को हमने मार्च में इसको लागू किया था इस जनपद में। तब हमारे पास में लाभार्थियों की संख्या के आधार पर हमने पहला इंस्टॉलमेंट इसमें 11 मार्च को दिया था और 39 लाख रुपए का हमको इसको बजट मिला था इंटरेस्ट में छूट देने के लिए। हमारी ये योजना विभिन्न मदों में है, जिसमें जैसे कि आपके पास 10 गायों का अगर लोन लेते हैं 7.5 लाख रुपए का है, 5 भैंसों का लेते हैं 7.5 लाख रुपए का है, 10 बकरी और 1 बकरे का लेते हैं 2 लाख रुपए का है, 5 बकरी 1 बकरे का लेते हैं 1 लाख रुपए का है, 2 खच्चर का लेते हैं 2 लाख रुपए का है, 1 खच्चर में 1 लाख रुपए का है। इसी तरीके से 2 भैंसों में 4.25 लाख रुपए का है, 5 गायों में हमारा 4.25 लाख रुपए का है, लेयर्स में और जो हमारी ब्रॉयलर्स हैं इसमें भी 4.25 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए का लोन उपलब्ध होता है। रुड़की में अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल अग्निवीर भर्ती 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाली है। बता दें कि भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आगमन रुड़की में शुरू हो गया है। वहीं भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से रूट डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि रुड़की में भर्ती स्थल के पास ही अस्थायी रैन बसेरा भी बनाया गया है और फार्म धर्मशालाओं को अग्निवीर भर्ती के आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इसके लिए दिए गए हैं। विशाल मेरा नाम है, सुबोध सिंह, मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बटपुर से। और ये मेरे बंदे हैं और ये मेरा पूरा ग्रुप है और मैं इनको लीड कर रहा हूँ। और तैयारी सबने देहरादून में कर रखी है, परेड ग्राउंड में। सब बढ़िया तैयारी है, सबकी 5 राउंड है और आपको कल इनका बहुत बढ़िया वो दिखेगा। आपको उत्साह बहुत ज्यादा है, हर कोई अपनी उम्मीद लेके यहाँ पे भर्ती मारने आया है। हर कोई अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए यहाँ पे आया है तथा उनको जिम्मेदारियों का वो बोझ उठाने के लिए। तैयारी तो 3 साल हो गए हैं पर तैयारी अभी 1 साल कंटिन्यू हुआ है। बीच में रिकवरी चलती रही तो बीच में गैप देना पड़ता है। बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। आज एसएससी का रिजल्ट भी आ रहा है तो क्या पता उसमें भी हो जाए। करीबन जो है प्रतिदिन जो है 1600 जो है अभ्यर्थी उनके आने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी जो है जानकारी के अभाव में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं है, मतलब कि जिन्हें एडमिट कार्ड भेजा गया है बस उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा भी कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं भर्ती के नाम पे, तो उनके लिए जो है रहने के लिए जो है बैंकेट हॉल्स की जो विस्तृत लिस्ट अलॉन्ग विद जो है पटवारियों की ड्यूटीज़ है वो जारी की जा चुकी है। उसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी को जो है निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी तरफ से टेंट लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जो है मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है और पीए सिस्टम जो है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अलॉन्ग विद जो है पुलिस प्रशासन के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके जो है लाइन और वेरिफिकेटिंग पे जो है जोर दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों के संतों ने विशाल आक्रोश जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान संतों और सामाजिक संगठनों ने रैली निकालकर भारत सरकार को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, जिससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद किया जा सके। मोहम्मद यूनुस जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज़ यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही है। यूएनओ
वहाँ पर इंटरफेरेंस करे। हिंदू बहन बेटियों का जो अस्तित्व का सवाल है हिंदू समाज की, उसके प्रहार को बंद किया जाए। भारत सरकार भी उसमें यहाँ से कोई शांति सेना के रूप में एक सेना का गठन किया जाए और उन पर कार्रवाई हो जो ऐसी आतताई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। भारत के अलावा दुनिया भर के सभी देशों में जो सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो घटनाएं घटती हैं उसके प्रति हमने आक्रोश रैली का आयोजन किया है और देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार से सभी संतों ने, सभी भक्तों ने मिलकर के आज ये आयोजन हुआ है। और हमारी एक मांग है, राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग मार्च के माध्यम से हर की पौड़ी तक माँ गंगा से भी प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे धर्म स्थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। धामी सरकार की आज महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इसमें धामी सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए गए। साथ ही बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग के साथ ही दूसरे विभागों के बारे में भी निर्णय लिए गए। इस निर्णय की जानकारी सचिव शैलेश बगोली, सचिव दिलीप जावलकर और आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसका जो डेफिनेशन है, भारत सरकार ने 3 लाख वार्षिक जो इनकम है उससे नीचे वालों को क्लासिफाई किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्टेट ने उसको 3 लाख के बजाय 5 लाख तक का निर्धारित किया है। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, चूंकि पूर्व की पॉलिसी में केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया था। इनफैक्ट भारत सरकार की जो PMAY परियोजना है वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया था कि LIG और LMIG जो सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें भी काफी आवास की जो डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर है। तो उसको पूरा करने के लिए LIG और LMIG कैटेगरी को भी विभिन्न प्रकार के रियायतें इसमें दिया गया है। जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना, ये हमारे टीचर्स के लिए है, जो हमारी फैकल्टी हैं उच्च शिक्षा विभाग में, उनके लिए भी एक सिमिलर योजना, जैसा अभी विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया, उसी तरह से शिक्षकों के लिए भी ये योजना लाई गई है, जिसमें जो हमारे शिक्षक हैं वो जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान हैं हमारे देश में भी और उत्तराखंड में भी, उनमें विजिट कराने का और उनका शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण कराने की योजना है। उसमें भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें जो प्रतिष्ठित जो हमारी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIM है, हमारे IITs हैं, हमारे IISc हैं, या अन्य जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIM काशीपुर है, रुड़की है, इस तरह के विश्वविद्यालय जो लिए जाएंगे, जो प्रतिष्ठित हैं, उनमें विजिट और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा। जो हमारे बाहर के बाकी सभी हमारे कार्यालयों में, विभागों में जो हमारे रहते हैं, भत्ता अनुमन्य है। पहले जैसे थोड़ा अलग अलग उसमें विभागवार होता था, लेकिन उसका ऑन एन एवरेज जो है वो मान के चले कि वो 2400 के करीब आता था। उसको अभी जो है प्रति साल 3000 के करीब जो है तक बढ़ा गया। ये अधिकार जो होते हैं वो वित्तीय अधिकार उनको विभागाध्यक्ष के रूप में वो दिए गए थे। जो हमारे बाहर के न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।